हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द क्रिएटर्स पे। मैं संदीप कुमार आपका अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए लेसन 3 पढ़ेंगे लोग। यह जो तीसरा लेसन है यह मुख्य रूप से निर्माण उद्योग अर्थात फैक्ट्रियों से संबंधित है कि कौन सी फैक्ट्री भारत में कब लगी, कितने उसके ब्रांचेज है, यानी कि कच्चे माल का प्रयोग करके और वस्तु बनाकर उद्योग से और फिर उसे ले आकर बेचना, इसी सारे टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे लोग। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। सबसे पहला टॉपिक लिखा हुआ है विनिर्माण क्या है। अधिक से अधिक कच्चे माल का प्रयोग करके इसे मानव उपयोगी वस्तु बनाने की जो प्रक्रिया है वो विनिर्माण कहती है। जैसे हम गन्ने का प्रयोग करके चीनी बना सकते हैं, कपास का प्रयोग करके कपड़ा बनाते हैं। तो क्या कह रहा है, विनिर्माण कहते किसे हैं? तो अधिक से अधिक कच्चे माल का प्रयोग करके इसे मानव उपयोगी वस्तु बनाने की जो प्रक्रिया है वही विनिर्माण कहलाती है। बहुत आसान है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे माल का प्रयोग किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे माल का प्रयोग करके मानव के उपयोग के लायक जो वस्तु बनाई जाएगी वही विनिर्माण कहलाती है। जैसे गन्ना से चीनी, कपास से कपड़ा, जूट से रेशम इत्यादि का कुछ आधार पर वर्गीकरण किया गया है। जैसे सबसे पहला लिखा हुआ है कि श्रम के आधार पर उद्योगों के कितने प्रकार हैं। तो श्रम अर्थात काम करने वाले मजदूरों के आधार पर उद्योगों के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। जैसे सबसे पहला लिखा हुआ है बड़े पैमाने के उद्योग। जब उद्योगों में बड़ी मात्रा में श्रमिक और पूंजी की आवश्यकता हो, यानी काफ़ी अधिक मात्रा में मजदूर और काफ़ी सारा पैसे की आवश्यकता हो किसी वस्तु के उत्पादन के लिए, उसे बड़े पैमाने के उद्योग कहते हैं। जैसे कपड़ा उद्योग, चीनी मिल उद्योग इत्यादि। मध्यम पैमाने के उद्योग दूसरा नंबर, इसमें ना तो बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, ना ही बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और ना ही बहुत अधिक उत्पादन होता है। यानी एक मिडिल मतलब मध्य मात्रा में पैसा, मध्य मात्रा में पूंजी और मध्य मात्रा में उत्पादन होता है। जैसे साइकिल उद्योग, रेडियो उद्योग, टेलीविज़न उद्योग इत्यादि। तीसरा है छोटे पैमाने के उद्योग। वैसा उद्योग जिनमें वस्तु का उत्पादन छोटे पैमाने पर हाथों से किया जाता हो, उसे छोटे पैमाने के उद्योग कहते हैं। जैसे घर में बैठकर कोई व्यक्ति 4 आदमी 5 आदमी मिलकर बना लेता हो, जैसे मोमबत्ती, अगरबत्ती, सिलाई, अचार बनाना, कपड़ा सीना और भी बहुत सारे हैं। जैसे ये सब छोटे पैमाने के उद्योग आ जाएंगे लघु और कुटीर उद्योग के तहत। तो वह उद्योग जिसमें अधिक मात्रा में श्रम और पूंजी हो, बड़े पैमाने का उद्योग। जिसमें ना ही ज़्यादा मात्रा में श्रम पूंजी और ना ही ज़्यादा उत्पादन होता हो, मध्यम पैमाने का उद्योग। और जिसमें वस्तु का उत्पादन काफ़ी छोटे पैमाने पर हाथों से किसी 1, 2 या 3 व्यक्ति द्वारा किया जाता हो, उसे छोटे पैमाने के उद्योग कहते हैं। अब आते हैं लोग कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के 2 प्रकार स्थापित किए गए हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार हैं, एक भारी उद्योग और एक हल्का उद्योग। इन उद्योगों में भारी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है, यानी जिस वस्तु का हम निर्माण करने जा रहे हैं उस वस्तु के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो वजन में भारी होता है। जैसे लौह इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, तो ये सारी वस्तुएं भारी मात्रा में मतलब कि इनका वजन भारी होता है, तो इसे भारी उद्योग कहा जाता है। और जिन उद्योगों में हल्के मात्रा में कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है उसे हल्का उद्योग कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सिलाई मशीन इत्यादि। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के 2 प्रकार हैं, एक भारी उद्योग, एक हल्के उद्योग। जिन उद्योगों में भारी मात्रा में कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है उसे भारी उद्योग कहते हैं, और जिन उद्योगों में हल्के मात्रा में कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है उसे हल्के उद्योग कहते हैं। अब आते हैं लोग तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पर। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के कितने प्रकार हैं। तो स्वामित्व अर्थात अधिकार के आधार पर उद्योगों के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है सार्वजनिक उद्योग, दूसरा है निजी उद्योग, तीसरा है संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग। सार्वजनिक उद्योग क्या है? सार्वजनिक मतलब होता है सरकारी। वैसा उद्योग जिसका संचालन सरकार स्वयं करती हो उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। वैसा उद्योग जिसका संचालन निजी व्यक्ति द्वारा होता हो, यानी कोई प्राइवेट व्यक्ति उस उद्योग को चलाता हो, वो निजी उद्योग कहलाता है। और वैसा उद्योग जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी वस्तु का उत्पादन या संचालन करते हैं उसे संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग कहते हैं। तो वैसा उद्योग जिसका संचालन सरकार स्वयं करती हो उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। जैसे दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है, स्टील फैक्ट्री है। भिलाई इस्पात संयंत्र
यह छत्तीसगढ़ में है, यह भी स्टील फैक्ट्री है। बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड में है, यह भी स्टील फैक्ट्री है। इसका संचालन कौन करता है? तो सरकार। तो जिस उद्योग का संचालन सरकार करती है उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं, और जिस उद्योग का संचालन निजी व्यक्ति द्वारा होता हो उसे निजी उद्योग कहते हैं। जैसे नरकटियागंज का चीनी मिल, लौरिया का चीनी मिल, मझौलिया का चीनी मिल, ये निजी उद्योग के अंतर्गत आएंगे। तीसरा और अंतिम है संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग। तो वैसा उद्योग जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी वस्तु का उत्पादन या संचालन करते हो उसे संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग कहते हैं। जैसे अमूल डेयरी, मदर डेयरी, दूध उत्पादन वाला जो सहकारी होते हैं वे संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग कहते हैं, यानी ये जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करते हैं। अब आते हैं लोग नई आर्थिक नीति पर। इकोनॉमिक्स में तो आपने इसको पढ़ा ही था कि नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हुई थी भारत में, जिसके तहत 3 काम किए गए थे: उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। इसी को हम लोग को दोबारा फिर से पढ़ना है, तो हम लोग खाली रिपीट करेंगे लोग कि उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यापार पर लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंध, अनावश्यक मतलब जिसकी आवश्यकता नहीं है, जैसे परमिट, कोटा, लाइसेंस, इन सभी को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि व्यापार को बढ़ावा देना था, वस्तु का उत्पादन में बढ़ोतरी करानी थी। तो उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यापार पर लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंध, जैसे परमिट, लाइसेंस, कोटा, इन सभी को समाप्त कर दिया गया। निजीकरण क्या है? प्राइवेटाइजेशन। निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को, यानी सरकारी उद्योगों को, या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निजी व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया गया, वो प्रक्रिया कहलाती है निजीकरण। यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को, यानी सरकारी कंपनियों को, या तो पूर्ण रूप से यानी पूरी तरह से किसी निजी व्यक्ति के हाथ में दे दिया गया, या पार्टनरशिप में कुछ भाग सरकार ने, कुछ भाग निजी व्यक्ति ने रख लिया, वो निजीकरण के अंतर्गत आएगी। वैश्वीकरण क्या है? तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ दिया गया, यानी एक दूसरे से जोड़ दिया गया, जिससे वस्तु के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं को आपस में मिला दिया गया, जिससे वस्तु उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। तो उदारीकरण के तहत लाइसेंस, परमिट, कोटा ये सब समाप्त कर दिया गया। निजीकरण के अंतर्गत निजी व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया गया। वैश्वीकरण के अंतर्गत विश्व की तीनों अर्थव्यवस्थाएं, यानी समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, सब मिक्स कर दिया गया, ताकि वस्तु का उत्पादन करने में कोई दिक्कत ना हो, सभी देश एक दूसरे से आसानी से कच्चे माल लेकर वस्तु का उत्पादन कर पाए। अब आते हैं लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पर। देखिए लिखा है कि भारत में प्रथम सूती कपड़े मिल की स्थापना कावस जी नाना भाई डाभर नाम के व्यक्ति के द्वारा 1854 यानी 1854 में हुई थी, मुंबई में हुई थी। और अगर हमसे पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम किस चीज़ की फैक्ट्री बनाई गई, तो कपड़ा फैक्ट्री बनी। या प्रथम सूती मिल कहाँ बना? तो मुंबई में बना। किसके द्वारा बना? तो कावस जी नाना भाई डाभर के द्वारा बना। और कब बना? तो 1854 में। और मुंबई में बहुत सारे सूती कपड़ा मिल भी है, इसीलिए मुंबई को सूती कपड़ों की राजधानी या महानगरी भी कहा जाता है। चूँकि महाराष्ट्र में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है, तो कपास कच्चा माल है कपड़ा का, इसलिए कपड़ा मिल या सूती के उद्योग की राजधानी या महानगरी, ये सब किसे कहा जाएगा? तो मुंबई यानी कि महाराष्ट्र वाले राज्य को कहा जाएगा। तो भारत में प्रथम सूती कपड़े मिल की स्थापना कावस जी नाना भाई डाभर के द्वारा 1854 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। और मुंबई को सूती कपड़ों की राजधानी या महानगर भी कहते हैं। अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो कानपुर जो उत्तर प्रदेश में है, तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। देखिए ब्रिटेन में एक शहर है मैनचेस्टर, यह कपड़ा उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, यानी सूती कपड़ा उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है। यानी सबसे अधिक कपड़ा उत्पादन इसी मैनचेस्टर नामक शहर में किया जाता है। उसी तरह उत्तर भारत में एक शहर है कानपुर, जो सूती कपड़ा उद्योग के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसीलिए उसकी तुलना उससे की गई। जैसे कि भारत का सचिन वर्तमान में तो विराट कोहली, उसी तरह उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है, जहां कपड़े का उत्पादन उसी तरह होता है जिस तरह ब्रिटेन के मैनचेस्टर नामक शहर में खूब अधिक पैमाने पर होता है, उसी तरह इस कानपुर में होता है। अब आते हैं लोग सूती कपड़े मिल के बाद जूट पर। जूट का प्रथम कारखाना 54 के बाद क्या आता है? 55। जूट का प्रथम कारखाना 1855 में कोलकाता के निकट रीसरा नामक स्थान पर खोला गया था। भारत में जूट के वर्तमान में कुल 77 कारखाने हैं, जबकि बिहार में जूट के कुल 3 कारखाने हैं। और सबसे अधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, और विश्व में पूछा जाए तो बांग्लादेश में होता है। तो जूट के कारखाना पहली बार कब लगा? 1855 में। कहाँ लगा? कोलकाता में, क्योंकि सबसे अधिक जूट कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल राज्य में, कोलकाता के निकट रीसरा में। भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? 7 और बिहार में जूट के कितने कारखाने हैं? मात्र 3 कारखाने हैं। सोने का रेशा या गोल्डन फाइबर किस वस्तु को कहा जाता है? तो जूट को सोने का रेशा या गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। 2 फैक्ट्रियाँ हैं, सेल और भेल।
SAILBHEL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। सेल की स्थापना 1954 में और भेल की स्थापना 1964 में हुई थी। दोनों स्टील फैक्ट्री है, यानी कि दोनों के तहत इलेक्ट्रॉनिक इस्पात उद्योग इस्पात का उत्पादन किया जाता है। तो सेल, भेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। सेल की स्थापना 54 में और भेल की स्थापना 1964 में। देखिए, भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना बिहार में हुई थी। अच्छी बात यह है कि सबसे पहले चीनी मिल किस स्थान पर स्थापित हुआ था, तो भारत में। भारत के किस स्थान पर हुआ था, तो बिहार में। बिहार के सारण जिले के मढ़ौरा नामक स्थान पर पहली बार चीनी मिल की स्थापना हुई थी 1903 में। तो याद रखिएगा कि भारत में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित हुआ, तो राज्य पूछे तो बिहार। बिहार के किस जिला में, तो सारण जिले में। और किस स्थान पर, तो मढ़ौरा नामक स्थान पर। और कब हुआ था, तो 1903 में। 2008 में जब हम लोग का बुक पब्लिश हुआ है, उस समय तक देश में चीनी मिलों की संख्या 615 थी, जबकि सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या आज के समय महाराष्ट्र में लगभग 134 चीनी मिल है। तो भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना बिहार के सारण जिले के मढ़ौरा नामक स्थान पर 1903 में हुई। 2008 में चीनी मिलों की संख्या 615 थी, जबकि सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या महाराष्ट्र में है, और वो कितनी है, तो 134 है। अब आते हैं लौह इस्पात पर। भारत में लौह इस्पात उद्योग का प्रारंभ 1864 में हुआ था, यानी स्टील फैक्ट्री 1864 में पहली बार बनी थी। यह पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर हुआ था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग कब स्थापित हुआ, तो 1864 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर। टिस्को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, TISCO, फुल फॉर्म तो आपको याद करना ही है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी और जमशेदजी टाटा के द्वारा हुई थी, झारखंड के साक्ची नामक स्थान पर। तो जब भी पूछा जाए कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी, तो टिस्को की स्थापना TISCO 1907 में। चीनी मिल 1903 में और टिस्को 1907 में। टिस्को स्थापना टी से टाटा आ रहा है, तो जमशेदजी टाटा द्वारा 1907 में झारखंड के साक्ची नामक स्थान पर। भारत में आज के समय में 10 गो बड़ा और 200 छोटे इस्पात संयंत्र हैं। फिर एक कंपेयर किया गया। जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम कहा जाता है। ब्रिटेन में एक शहर है बर्मिंघम, और क्रिकेट मैच में यहाँ पर बहुत सारा खेला भी जाता है। ब्रिटेन में एक शहर है बर्मिंघम, जो फेमस है इलेक्ट्रॉनिक इस्पात उद्योग के लिए। उसी तरह भारत में झारखंड में एक शहर है जमशेदपुर, जो प्रसिद्ध है इस्पात के लिए, यानी कि स्टील फैक्ट्री के लिए। तो भारत का बर्मिंघम किसे कहा जाता है, तो जमशेदपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, भारत में एल्युमिनियम, जो बॉक्साइट का प्रमुख कच्चा माल है। भारत में एल्युमिनियम का प्रथम कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट JK नगर में हुआ था। भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग तो आप देख ही रहे हैं, सूती वस्त्र उद्योग है पहला में। लेकिन भारत का दूसरा महत्वपूर्ण अगर धातु उद्योग पूछा जाए, पहला तो उद्योग हो जाएगा इस्पात उद्योग, धातु उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग पूछा जाए तो सूती उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। सबसे महत्वपूर्ण धातु उद्योग पूछे तो लौह इस्पात उद्योग। और सबसे महत्वपूर्ण दूसरा धातु उद्योग पूछा जाए तो एल्युमिनियम उद्योग है। वर्तमान में देश में कुल 8 एल्युमिनियम संयंत्र यानी जहाँ एल्युमिनियम बनाया जाता है, और एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 में, यह भी पश्चिम बंगाल में। आते हैं सीमेंट पर। विश्व में सीमेंट का पहला कारखाने का निर्माण 1824 में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर हुआ था, जबकि भारत का प्रथम सीमेंट संयंत्र की स्थापना 1904 में चेन्नई में हुई थी। हमको भारत वाले से ज़्यादा मतलब है। विश्व में तो 1824 में हुआ था पोर्टलैंड नामक स्थान पर ब्रिटेन में, लेकिन भारत के प्रथम सीमेंट संयंत्र की स्थापना 1904 में होती है और चेन्नई में होती है। देखिए, हम लोग पढ़े थे कि सीमेंट का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। चूना पत्थर से सीमेंट बनाया जाता है, और च से चूना पत्थर, च से 1904, च से चेन्नई। 1904 में चेन्नई में भारत के प्रथम सीमेंट संयंत्र की स्थापना हुई थी। आज देश में 159 बड़े जबकि 332 से अधिक छोटे सीमेंट कारखाने हैं। रेल इंजन की बात करते हैं। विद्युत रेल इंजन का निर्माण चितरंजन में होता है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, जबकि डीजल रेल इंजन का निर्माण बनारस में होता है। देखिए, आप लोग देखते होंगे 2 टाइप के इंजन होते हैं, एक इलेक्ट्रिक इंजन होता है और एक डीजल इंजन होता है। इलेक्ट्रिक इंजन जो बनते हैं, वो इलेक्ट्रिक इंजन सबसे अधिक बनाया जाता है चितरंजन पश्चिम बंगाल में, जबकि डीजल इंजन का निर्माण सबसे अधिक बनारस में किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप का मतलब जहाँ डिब्बों से जुड़ी हुई ट्रेन के डिब्बे, इंजन, ट्रेन के डिब्बों में कोई खराबी हो
को इन सबसे माने रेलवे से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं वो रेलवे वर्कशॉप में बनाई जाती है। तो एशिया का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? तो बिहार के मुंगेर जिला में। और जब मुंगेर जिले में कहाँ है? तो जमालपुर में। तो एशिया का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप बिहार के मुंगेर जिला में जमालपुर में। आप लोगों को केवल याद करना है जमालपुर कि एशिया का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में स्थित है, जहाँ ट्रेन के डिब्बे बनाए जाते हैं। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सूचना और प्रौद्योगिकी IT। उस सूचना और प्रौद्योगिकी को ज्ञान आधारित उद्योग भी कहा जाता है। देखिए, वैसा उद्योग जो सूचना और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता हो, जैसे कि मोबाइल ऐप्स बनाना, मोबाइल बनाना, न्यूज़ कंपनी को सूचना पहुंचाना, ये सारी चीज़ें। बेंगलोर को, और ये सारे सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग कहाँ पर सबसे अधिक फेमस है? तो बेंगलोर में। बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक हब बेंगलोर को ही कहा जाता है। एक अंतिम है कि भोपाल गैस त्रासदी की घटना 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। आपदा में हम लोग इसको दोबारा पढ़ेंगे लोग, वैसे आपने सुना होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जहाँ पर उसके कारखाने में एक गैस का रिसाव हुआ था, और उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट या मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस गैस के रिसाव के कारण बहुत सारे लोगों की, कारखाने में रह रहे लोगों की, मतलब काम कर रहे लोगों की मृत्यु हो गई थी, और आसपास भी यह हवा फैल गया था, जहरीली हवा, जिससे बहुत सारे लोग मर गए थे। यह घटना 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। तो आपको 2 ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? तो 3 दिसंबर 1984 को। और इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था। आते हैं लोग बुक्स ऑब्जेक्टिव पर। लिखा है, क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? यानी उद्योगों की स्थापना के लिए क्या जरूरी नहीं है? जनसंख्या का होना। 2 नंबर, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी का नाम बताइए। तो अभी हमने पढ़ा था टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी जमशेदजी टाटा के द्वारा। 3 नंबर, प्रथम आधुनिक सूती कपड़े मिल की स्थापना मुंबई में की गई थी। क्यों? क्योंकि मुंबई एक पतन नगर है, अर्थात समुद्र के किनारे है। कपास सबसे अधिक उत्पादित होता है और मुंबई के लोगों के पास पूंजी अर्थात पैसा भी था। इन 3 कारणों से मुंबई में ही 1854 में कावसजी नानाभाई डाबर ने सूती कपड़ा मिल की स्थापना की। वह कौन सा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। 5 नंबर, कोलकाता हावड़ा का औद्योगिक प्रसिद्ध केंद्र किस शहर में स्थित है? हुगली में। 6 नंबर, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र किस प्रकार का संयंत्र है? तो अभी हमने पढ़ा था कि वह क्षेत्र जिसका संचालन सरकार करती हो, तो सार्वजनिक, तो बोकारो लौह इस्पात संयंत्र सार्वजनिक के अंतर्गत आता है। 7 नंबर, निम्न में से कौन सा उद्योग उपभोक्ता उद्योग है, अर्थात जिसको खरीद कर कोई व्यक्ति अपने खाने के काम में प्रयोग करता है? चीनी उद्योग। 8 नंबर, खिलौना उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? तो छोटे पैमाने का उद्योग है। और अंतिम है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था, और यह घटना 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। तो यहीं पे यह टॉपिक समाप्त होता है लोग। अब हम लोग मिलेंगे लोग अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। किसी प्रकार के कठिनाई हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं, और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर कभी भी सर्च करें।